चैप्टर 81। विराज ने सबको इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हेलो एवरीवन, माय लवली फ्रेंड्स एंड माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स। मुझे पता है आप लोगों को मेरे इस तरह अचानक से बुलाने पर थोड़ी परेशानी हुई होगी, पर मैं आज यहाँ पर किसी स्पेशल पर्सन को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। ये बातें विराज ने इंग्लिश में की थी। फ्रांस का किंग, जिसने एक फ्रांसीसी लबादा पहन के रखा था, वह फ्रांस में बोलता है, वे क्या तुमने अपने लिए न्यू लवर ढूंढी है जो तुम इस तरह से बता रहे हो। माया को फ्रांस भाषा नहीं आती थी, ऐसा विराज को लगता था, इसलिए वह अपने चेहरे पर नासमझी वाले भाव लेकर फ्रांस के किंग की तरफ देखने लगी। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि माया की मुट्ठियां कस गई है। पर तेज नजर के साथ तारा ने ये देखा। विराज ने उत्तर में फ्रांस भाषा ने ही कहा, किंग लुईस, मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके रहते मुझे अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है। पर हाँ, एला के बारे में इसाबेल को बताना पड़ेगा। फ्रांस के किंग का चेहरा बन गया। असल में वह दोस्त थे, इसलिए इतना हंसी मजाक करते थे। विराज की बातें सुनकर माया की मुट्ठी ढीली पड़कर तारा ने अपने सर को टेप किया। वाक्य, ये दो लोग एक दूसरे को लेकर पागल है। शायद यही कारण है कि वह तेरा भाई बहन है। तेरा भाई बहन है भगवान। विराज ने आगे इंग्लिश में कहा, आप लोगों को पता होगा कि मेरी प्रेशियस प्रिंसेस कई समय पहले खो गई थी, पर मुझे आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें हमारी राजकुमारी वापस मिल गई है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस तारा विराज, राजवंशी खानदान की अकेली शहजादी। ऐसा बोलकर विराज एक तरफ हट जाता है और तारा अपनी नीली आंखों से सबको देखने लगती है। विराज और मिहिर को लग रहा था कि वह नर्वस हो रही है, पर उन्हें क्या पता था कि तारा तो सिर्फ अपना सच उजागर नहीं होने देना चाहती थी। वहां पर बैठे सारे लोगों की नजर तारा पर ठहर गई। गुलाबी शॉर्ट ड्रेस में वह एक जीती जागती बार्बी डॉल लग रही थी। नीली आंखें, लंबे झरने की तरह बहते बाल जिन्हें कर्ल कर दिया गया था। सारे लोग उसकी खूबसूरती को देख रहे थे। वही उस भीड़ में कुछ लोग थे, वह शौक थे। वही एक कोने में बैठा एक आदमी अपनी हरी आंखों से उसे ही देख रहा था। ओह, तो मिस ठाकुर असल में मिस राजवंशी है। अब तो और मजा आएगा, ऐसा बोलकर उसने एक वाइन का सीप लिया। विराज ने धीरे से तर के कान में कहा, बच्चा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सारे लोग हमारे दोस्त हैं और ये आपको किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप बोल सकते हैं कि ये हमारी परिवार हैं। मिहिर ने कहा, और मैं तो हूँ ही हमेशा तुम्हारे पास। तारा ने एक नजर विराज को देखा और एक नजर मिहिर को। उसने अपने फेस पर एक मुस्कान रखी हुई थी जो उसके चेहरे पर तो दिख रही थी पर आंखों में नहीं जा रही थी। तारा ने विराज से माइक लिया और सामने चले गई। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। एक कोने में अपने वाइन के गिलास को पकड़े हुए एक 40 साल का आदमी तारा को देख रहा था। तारा ने उसे देखा। तारा ने सबके तरफ देखकर कहा, हेलो, मैं तारा वी राजवंशी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह अपने मेरे परिवार का मेरे मम्मी पापा का हर हाल में साथ दिया है, वैसे ही आप मेरा और मेरे भाइयों का भी साथ दोगे। और थैंक यू मेरे वेलकम पार्टी में आकर मुझे और मेरे परिवार को इतना सम्मान देने के लिए। विराज, माया और मिहिर के बात पर मुस्करा दिए। वह 40 साल का आदमी तारा के पास आया और उसने जा रहे वेटर के ट्रे से एक गिलास लेकर तारा को पास करते हुए कहा, वेलकम बेक प्रिंसेस राजवंशी। तारा ने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ उसके हाथों से गिलास ले लिया। विराज, ये मैक्सिको के कसीनो के सरताज माने जाते हैं। इनका नाम मेक्स है और ये मैक्सिको में सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। और ये बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हैं, इन्हें तुम अंकल बोल सकती हो।
मैक्स ने विराज की तरफ देखकर कहा, मिस्टर राजवंशी, मैं भी यही समझता था कि मैं मैक्सिको का सबसे ताकतवर इंसान हूं, पर कुछ साल पहले एक 19 साल की लड़की ने मेरा घमंड तोड़ दिया। तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही मैक्स की आंखों के सामने एक नकाबपोश लड़की की छवि आ गई, जो कि उसके सबसे बड़े कसीनो के ऊपर बॉम्ब फेंक कर गई थी और अपने जेट में चढ़कर उसे तिरछी मुस्कान दे रही थी। उसकी नीली आंखें उसे चिढ़ा रही थी। अगर उसका समय पर नाकाब नहीं गिरता तो वह उस हसीन खूबसूरत चेहरे को कभी नहीं देख पाता जिसने उसके मैक्सिको को सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान होने के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। मिहिर ने तारा के हाथों से गिलास लेते हुए कहा, मैक्स अंकल, मेरी बहन ड्रिंक नहीं करती। मैक्स ने मिहिर की बात सुनकर तारा को एक स्मरक के साथ देखा। उसके आंखों के सामने एक और मेमोरी आ गई, जहां पर क्लब में बैठी एक लड़की शॉट पर शॉट पिए जा रही थी और 5 से ज्यादा बोतलें उसके टेबल पर खाली पड़ी हुई थी, पर उसके फेस पर बेहोशी या नींद तो छोड़ो, नशे का नामो निशान भी नहीं था। और वह अपने ठंडे चेहरे के साथ सामने देख रही थी। मैक्स, जिसकी नजर तारा पर थी, वह इधर उधर देखने लगी। मैक्स ने मिहिर से कहा, बहन के प्यार में तुम अंधे हो गए हो मिहिर, मैंने जूस दिया है, शराब नहीं। मुझे भी पता है, वह बच्ची है। तारा उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखने लगी। वही उसकी छोटी आंखों को देखकर मैक्स के भाव नहीं बदले, पर वह मन ही मन हंस रहा था। ये बच्ची जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहा था, आखिरकार आकर वह उसके चंगुल में फंस गई थी। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 82। मिहिर का मुंह बन गया। उसने वापस गिलास तारा को दे दिया। विराज ने मैक्स की बात को सुनकर उसकी तरफ देखकर कहा, 19 साल की लड़की ने तुम्हारे मेक्सिको के सबसे ताकतवर इंसान होने का घमंड तोड़ दिया। साउंड इंटरेस्टिंग? कैसे, जरा मुझे बताना, मैं भी तो जानूं आखिर ऐसी भी कौन सी बच्ची है इस दुनिया में जिसने मैक्स का घमंड तोड़ दिया। मैक्स ने कहा, बिग ब्रो थी एक लड़की जिसे मेरा कसीनो पसंद नहीं आया और उसने उसके ऊपर बम फेंक दिया और मेरा सबसे बड़ा कसीनो बम ब्लास्ट में उड़ गया। विराज ने कहा, मैं तो न्यूज में सुना था कि वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैक्स ने कहा, अब हर किसी को तो यह बात नहीं बता सकता था ना। 19-20 साल की लड़की जो मेरी उम्र से आधी भी नहीं है, उसने मेरे खानदानी बिजनेस का चुटकी में उड़ दिया। ऐसा बोलकर उसकी आंखें हर बार तारा के ऊपर चली जाती थी और तारा बार बार अपने हाथ में पकड़े जूस के सिप ले रही थी। वही माया जो कि हमेशा भोले भाले बनने का नाटक कर रही थी। वह अपनी चिल ऐसी तेज आंखों से यह सारी चीजों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैक्स उसकी बच्ची को लगातार ऐसे क्यों देखे जा रहा है और तारा भी उसकी नजरों से अनकंफर्टेबल होकर इधर उधर देख रही है। वह तारा के पास आए और उसने उसके बैक को रब करते हुए कहा, तारा, आर यू ओके? तारा ने हाँ में सर हिला दिया। माया ने तारा के आगे आते हुए कहा, मैक्स, मुझसे नहीं मिलोगे? मैक्स आगे आया और उसने हल्के से माया को साइड हग देते हुए कहा, ऑफ कोर्स गार्जियस, तुमसे मिलने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आता हूँ, नहीं तो बिग ब्रो की बोरिंग पार्टी, इसमें मेरा क्या ही इंटरेस्ट रहेगा। तुमको तो पता ही है ना हाउ मच आई लव यू। विराज मैक्स को दूर धक्का मारते हुए बोलता है, अबे गधे, मेरी बीवी से दूर रह, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़कर मैं यहाँ से भेजूंगा। मैक्स ने कहा, देखो, जल कुकड़े के अंदर की जल कुकड़ी आत्मा फिर से जाग गई। माया के चेहरे पर हंसी आ गई। वही मिहिर भी गुस्से से बोल पड़ा, मैक्स अंकल, आप मेरी माँ से दूर रहा करो। जब भी पार्टी होती है आप मेरी माँ के आसपास घूमने लगते हो। मैक्स ने कहा, सो व्हाट, पिद्दी से बच्चे, तुम क्या कर लो मेरा, और वैसे भी अब टेंशन मत लो, अब तुम्हारी माँ के पीछे नहीं पढ़ूंगा मैं, अब तो तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल सिस्टर है ना, उसके पीछे पड़ लूंगा। ऐसा बोलकर वह तारा के आगे हाथ करता है, ब्यूटीफुल लेडी,
क्या आप मेरे साथ एक डांस करना पसंद करोगी या फिर? उसने इतना ही कहा था कि तारा ने तुरंत ही अपने हाथ को मैक्स के हाथ पर रख दिया। वही विराज और मिहिर के सामने मैक्स तारा को लेकर डांस फ्लोर पर चला गया। विराज उसे रोकने जाने वाला था, लेकिन माया ने उसे रोकते हुए कहा, रिलैक्स वी, मैक्स तारा के साथ कुछ नहीं कर रहा है। वह सिर्फ तारा को हम लोगों के सर्कल में कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। वह बच्ची अभी बाहर से आई है, और अगर वह सारे लोगों से बात नहीं करेगी, इंटरेक्ट नहीं करेगी, तो वह हमारे सर्कल में फिट नहीं बैठ पाएगी। उसे जाने दो, तुम और मिहिर उसे हर समय उसके आसपास नहीं रह सकते, ठीक है? इसलिए उसे अपनी फ्रेंड बेस को खुद बढ़ाने दो। मैक्स तारा के साथ डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लगा। उसने पूरे रिस्पेक्टफुल अंदाज के साथ अपनी एक हाथ को तारा के कमर पर रखा और दूसरे से तारा के एक हाथ को पकड़ के रखा। डांसिंग म्यूजिक के साथ दोनों सॉफ्ट डांस करने लगे। मैक्स ने तारा को देखा और बोला, लिटिल स्कॉर्पियो, मुझे नहीं पता था कि तुम आगे जाकर मेरी भतीजी बन जाओगे। तारा ने वी मैक्स की तरफ देखकर कहा, अंकल मुझे भी पता नहीं था कि आगे जाकर आप मेरे अंकल बन जाएंगे, नहीं तो मैं डेफिनेटली वह सब नहीं करती जो मैंने पहले किया था। आप तो जानते ही हैं ना मैं कितनी ज्यादा मासूम हूँ, है ना? और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे पेरेंट्स को मेरी असलियत के बारे में नहीं बताएंगे। ऐसा बोलते हुए तारा ने किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी आंखों को झपका दी। मैक्स ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली तुम क्या नहीं करती? मेरे इतने बड़े कसीनो को जो मुझे खरबों रुपए दिन के लाकर देता था, उसे तुमने जस्ट कुछ घंटे में उड़ा दिया क्योंकि तुम्हें वहां के पॉलिसीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तुम्हें वहां पर ड्रग्स डीलर्स मिल गए थे, क्योंकि मैंने तुम्हारी कार को अपनी कार से ठोक दिया था और सॉरी बोलना भूल गया था, इसलिए तुमने मेरे पूरे के पूरे कसीनो को बम से उड़ा दिया। और क्या कहा मासूम? कौन सी मासूम लड़की है जो रात के 2 बजे कसीनो में जाकर 8-8 बोतल शराब पीती है और उसके बाद भी उसे नशा नहीं होता? कौन सी मासूम लड़की एक साथ 50 लोगों को ऐसे पीटती है जैसे कि वह धोबी घाट में पड़े हुए निरमा में गले हुए कपड़े हैं? तारा ने मैक्स की तरफ देखकर कहा, अंकल आपको कपड़े धोने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस लगता है। ऐसे बोलकर उसने अपने दांतों की बत्ती सी दिखा दी। वहीं बाहर से खड़े लोग जो कि दूर से मैक्स और तारा को देख रहे थे, जब वह तारा को इतनी मुस्कुराते हुए मैक्स से बात करते हुए देखते हैं तो वह भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मैक्स कभी भी ज्यादा किसी से बात नहीं करता था और उसकी बात ज्यादातर जहरीले ही रहती थी। वह एक प्राउड इंसान था जो कि दुनिया के बाकी लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह मानता था, इसलिए वह किसी से भी ढंग से बात करना जरूरी नहीं समझता था। वह अभी अभी आई एक न्यू प्रिंसेस से इतने अच्छे से बात कर रहा था कि वह प्रिंसेस हंस रही थी। पक्का वह कुछ ऐसा ही बोल रहा होगा जिससे प्रिंसेस हंसे। सब जानते थे उसका सिर्फ राजवंशी परिवार से अच्छा रिश्ता था। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 83। मैक्स ने तारा की तरफ देखकर कहा, स्टॉप कॉलिंग मी अंकल। मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं और मैं तुम्हें अपनी भतीजी नहीं मानता। यह पार्टी खत्म होने के बाद मैं राजवंशी परिवार को तुम्हारा सच बता दूंगा कि तुम असल में माफिया दुनिया की माफिया क्वीन हो, जो कि सबसे खतरनाक सबसे पावरफुल मानी जाती है, और तुम ही वह लड़की हो जिसने मेक्सिको में मेरे कसीनो को बम से उड़ाया था। लिटिल स्कॉर्पियो तुम्हारा टाइम खत्म। बिल्कुल यह बात मैक्स सिर्फ तारा को डराने के लिए कर रहा था, वरना उसे तो तारा बहुत ज्यादा पसंद थी। एक खतरनाक लड़की जो दिखने में बिल्कुल खरगोश की तरह मासूम हो, इतनी ज्यादा यंग पर टैलेंटेड लड़की, आखिर किस इंसान को ऐसी लड़की पसंद नहीं आएगी? उसे तो विराज से जलन हो रही थी कि उसे इतनी प्यारी खूबसूरत टैलेंटेड लड़की ऐसे ही मिल गई।
उसका तो मन कर रहा था कि वह उस लड़की को यहाँ से चुरा के ले जाए और अपनी बेटी की तरह पाले, पर अफसोस राजवंशी परिवार कोई नॉर्मल परिवार नहीं था जहाँ से वह उनकी बेटी को लेकर जा सकता था। वह तारा को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वह माफिया क्वीन के चेहरे पर थोड़े से समय के लिए डर के भाव देखना चाहता था। पर उसको क्या पता था कि उसका यह स्टेप थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसने देखा कि तारा के एक्सप्रेशन अपने आप ठंडे होने लगे हैं। मैक्स उसके चेहरे के ठंडे होते एक्सप्रेशन को अच्छे से देख पा रहा था। उसे अचानक से महसूस हुआ कि उसकी पीठ की हड्डी में ठंडक महसूस होने लगी है और उसे अपनी गर्दन में एक नीडल से चुभते हुए महसूस हुई जहां पर तारा ने हाथ रखा हुआ था। उसने तारा की तरफ देखकर कहा, "व्हाट आर यू डूइंग?" तारा ने भी उसकी तरफ देखकर कहा, "पॉइजनिंग यू?" मैक्स ने कहा, "मैं तुम्हारा अंकल हूं।" तारा ने कहा, "बट तुम मुझे अपनी भतीजे मानने को तैयार नहीं हो और तुम मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे हो कि तुम मेरी असलियत मेरे परिवार को बता दोगे। मुझे डर नहीं है कि मेरी असलियत मेरे परिवार के सामने आ जाएगी, पर मुझे डर है कि मेरा परिवार मुझे डरने लगेगा। पर ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरी असलियत परिवार की सामने आने से पहले अगर आप ही ना रहे तो।" अब मैक्स के चेहरे पर, जहां पर स्टार्टिंग से ही कोई भाव नहीं थे, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। फिर उसने मन में सोचा, बेवकूफ इंसान, तू भी किसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ये छोटी स्कॉर्पियो सिर्फ दिखने में ही रैबिट की तरह क्यूट है, पर है स्कॉर्पियो ही, डंक मार के सीधे परलोक पहुंचने का काम करती है। वह डरती नहीं है किसी से। उसने किसी तरह अपने चेहरे की हैरानी को कंट्रोल किया और उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मजाक भरी हंसी लाते हुए कहा, "लिटिल स्कॉर्पियो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियसली ले ली। तुम तो मेरी सबसे प्यारी प्रेशियस भतीजी हो ना। इस सुई को मेरी गर्दन से हटाओ। अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, मुझे मरना नहीं है, ठीक है? और मैं तो मजाक कर रहा था। मैं अपनी क्यूट लिटिल स्कॉर्पियो का सीक्रेट कैसे किसी को बता सकता हूँ?" तारा ने उसके चेहरे के भाव को देखा और फिर कहा, "सीरियसली?" मैक्स ने कहा, "बिल्कुल, मैं किसी से तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं सच में मजाक कर रहा था, प्लीज निडल मत मारना।" उसने अपने मन में सोचा, क्यों क्यों वह इस मुसीबत के साथ मजाक करने पर तुला हुआ था। वह भूल गया था कि माफिया क्वीन ज्यादातर अपने खतरनाक जहर के लिए ही जानी जाती थी, जिसका जहर बिना तड़पाए मारने से लेकर कई महीनों तक तड़प तड़प कर मारने के लिए भी जाना जाता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके जहर का तोड़ उसके अलावा किसी के पास नहीं रहता था। तारा ने अब अपनी सीरियस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके अपने चेहरे पर भी मजाक के भाव लाते हुए कहा, "मैं भी तो मजाक ही कर रही थी अंकल। यह देखिए अंगूठी है, यह नीडल नहीं है। पर हाँ, मेरे पास बहुत सारी नीडल है। अगली बार ऐसा मजाक मत करना, वरना पता चले कि आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ?" मैक्स ने कहा, "समझ गया मेरी माँ, समझ गया। चलो तुम्हारी फैमिली के पास चलते हैं, वरना मैं फिर से शिकार बन जाऊंगा। खास करके तुम्हारे बाप और भाई का, जो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं तुम्हें किडनैप करके लेकर जा रहा हूँ।" ऐसा बोलकर उसने तारा को एक राउंड घुमाया और फिर उसके बाद उसे लेकर उसके परिवार के पास चला गया। जहां पर मिहिर और विराज उसे घूर घूर कर देखने में लगे हुए थे, जैसे कि मैक्स ने पता नहीं उसकी कितनी कीमती चीज चुरा ली हो। मैक्स ने अपने जेब से एक कार्ड निकाला और तारा को पास करते हुए कहा, "यह मैक्स अंकल की तरफ से तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट है। इसमें अनलिमिटेड अमाउंट है, तुम जितना चाहे खर्च कर सकते हो। मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने ये तैयार किया।" उसके बाद वह अपने एक गार्ड की तरफ इशारा करता है। वह गार्ड उसके पास आता है और उसे एक पेपर और एक और कार्ड देता है। मैक्स वह तारा को देते हुए कहता है,
यह पेपर है। यह मेक्सिको के मेरे एक छोटे से कसिनो के पेपर है जिसकी अब से तुम मालकिन हो, और यह कार्ड जो तुम मेक्सिको के हर एक कैसिनो की एंट्री के लिए उस कर सकते हो। इसके बाद उसने धीरे से तारा के कान के पास आकर कहा, बस अगली बार से मेरे कसिनो को जलाना मत। इस कार्ड से एंट्री मिल जाएगी। मैक्स की बात सुनकर तारा हंसने लगी और उसने सारी चीज ले ली। तारा, थैंक्स अंकल। मैक्स उसके सर पर हाथ रख देता है। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 84। माया मैक्स की तरफ देखकर बोलती है, थैंक यू मैक्स मेरी बेटी को इतना प्रेशियस गिफ्ट देने के लिए। मैक्स माया की तरफ देखकर बोलता है, ये उतना भी महंगा नहीं है, और सिस्टम इन लॉ आपकी बेटी मेरी भी कुछ लगती है ना। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद मैक्स दूसरे बिजनेसमैन के साथ बातें करने के लिए चला गया। वहीं माया और विराज भी अपने दूसरे गेस्ट को अटेंड करने के लिए चले गए। वहीं मिहिर तारा के साथ उसे सारे गेस्ट के बारे में बता रहे थे, जैसे कि फ्रांस का किंग कौन सा है, दुबई का शेख कौन है, ब्रिटेन से यहाँ पर कौन आए, इंडिया से कौन कौन है। तारा सारी हस्तियों को गौर से देख रही थी। मिहिर ने कहा, चलो मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड से मिलाता हूँ, तुम्हें उससे मिलकर अच्छा लगेगा। ऐसा बोलकर वह उसे एक तरफ ले जाता है। वही हरी आंखों वाला इंसान जो कि लगातार तारा को देखे जा रहा था, मिहिर उसी की तरफ आ रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। मिहिर ने उस लड़के को तारा से इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, लिटिल सिस, यह मेरा फ्रेंड है, यह भी इंडिया से ही है, और जहां पर तुम रहती हो यह भी वहीं पर रहता है। मिहिर तारा के कान के पास आकर बोलता है, यह इंडिया का सबसे रिचेस्ट इंसान है, और इंडिया की बहुत सारी पावर इसके हाथ में है, एवं अपनी फैमिली की तरह इंडिया के बाहर भी इसकी बहुत ज्यादा पावर है। तुम इतनी क्यूट हो तो तुम्हें इससे भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर राजवंशी परिवार भविष्य में डूब गया, जो कि होने वाला नहीं है, तो यह इंसान बहुत काम में आएगा। इसके पास पावर और पैसा सब कुछ है। ओके, एक कारण यह भी है जो मैं इस हृदयहीन इंसान के साथ दोस्ती करके मैंने रखी है। तारा ने उसकी बात सुनकर अपने सर पर हाथ रख लिया। अब कोई उसके इस मूर्ख भाई को बताएं कि वह कोई मासूम सी लड़की नहीं थी। क्या यह इंसान उसके पहले दिन की मुलाकात को भूल गया है कि किस तरीके से उसने इसकी गाड़ी को ब्लास्ट किया था, जो वह उसे पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए बोल रहा है। वही तारा सामने खड़े इंसान को भी देख रही थी। पता नहीं क्यों यह इंसान उसे जाना पहचाना लग रहा था, पर तारा को याद नहीं आ रहा था कि इस इंसान को उसने कहां पर देखा है। वह हरी आंखों वाला इंसान अपने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ तारा को ही देख रहा था। वहीं उसने आगे जाकर तारा के एक हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे किस करते हुए कहा, हेलो ब्यूटीफुल, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। वैसे तुम्हारी इतनी ब्यूटी को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम अभी सिंगल होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मिहिर ने तारा के हाथ को उस इंसान के हाथ से खींचते हुए कहा, कोई मेरी बहन के ऊपर ट्राई मत कर। मैं तुझे भाई बोलता हूँ ना, इसका मतलब मेरी बहन तेरी बहन हुई ना। कोई अपनी बहन के साथ ऐसी हरकतें करता है। वही मिहिर की बात सुनकर उस हरी आंखों वाले लड़के के चेहरे के एक्सप्रेशन काले हो गए। उसने मिहिर की तरफ देखकर कहा, मैंने कभी तुम्हें अपना भाई एक्सेप्ट नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हें दोस्त मानता हूं, तो तुम दोस्त ही रहो, समझे? मिहिर उस इंसान के पास गया और उसके कान में बोला, देख रुद्र, मुझे पता है कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का तेरा अपना एक अलग मकसद है, पर तेरा लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है तुझे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी बहन बहुत सेंसिटिव है। इसलिए मेरी बहन के सामने ऐसी वैसी फ्लर्टिंग हरकतें मत कर, समझा?
ऐसा बोलकर वह दूर हो गया। उसके बातों को सुनकर रुद्राक्ष ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल की और 2 गहरी सांस ली। उसके बाद उसके चेहरे से वह फ्लर्ट वाले एक्सप्रेशन पूरी तरीके से गायब हो गए थे और उसके चेहरे पर सामान्य मैच्योर बिजनेसमैन जैसे भाव आ गए थे, जिसे देखकर तारा भी हैरान थी कि इतनी कम समय में कोई इंसान अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे कैसे बदल सकता है, जैसे कि पहले वाला इंसान कोई दूसरा ही था। उसने तारा की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको अनकंफर्टेबल करने का नहीं था, क्योंकि आपके भाई ने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो मैं खुद का इंट्रोडक्शन खुद ही देता हूँ। मेरा नाम है रुद्राक्ष चौहान। चौहान पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा मैं एक युवराज हूँ जो कुछ समय बाद अपने राज्य को संभालने वाला है। हाँ ठीक है, राजवंश खत्म हो गया है और लोकसभा आ गई है, पर हमारे यहाँ पर अभी भी युवराज और राजा होते हैं। आई होप कि मैंने आपको परेशान नहीं किया होगा मिस तारा ठाकुर, और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि आपको मैं याद नहीं हूँ। जी हाँ, यह हरी आंखों वाला इंसान कोई और नहीं, रुद्राक्ष चौहान ही था। और सेकंड, रुद्राक्ष चौहान कोई प्लेबॉय नहीं है, सिर्फ उसके अपने कारण है, जिस वजह से उसे प्लेबॉय की तरह एक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन दुनिया में मौजूद हूँ। किसी इंसान की कमजोरी को पकड़ना दुश्मन का काम होता है, और रुद्राक्ष की कमजोरी है उसका बेटा त्रिवंश, इसलिए उसने अपनी एक कमजोरी दुनिया के सामने रखी है, प्ले बॉय होने की, और अपने कमजोरी को छुपा लिया है दुनिया के सामने, ऐसा एक्ट करके जैसे कि वह अपने बेटे से प्यार ही नहीं करता है। उसका बेटा जितना उससे चिढ़ता है और दुनिया के सामने वह जैसे बुरा अपने बेटे के साथ एक्ट करता है, उससे लोगों को यही लगता है कि वह अपने बेटे से ज्यादा प्यार नहीं करता, पर असल में वह अपने बेटे को तैयार कर रहा है ताकतवर बनने में। बिना किसी मुश्किल के एक बार त्रिवंश काबिल हो जाए, वह इस तरह एक्ट करना बंद कर देगा। चैप्टर 85। तारा ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? पता नहीं क्यों मुझे आपकी शक्ल काफी जानी पहचान लग रही है। रुद्राक्ष ने एक सिंसियर टोन में कहा, मिस ठाकुर, शायद आपको याद नहीं है, हम लास्ट टाइम मेरे बेटे के स्कूल में मिले थे, जिस वक्त आप अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए वहां पर आई थी, तभी हम वहां पर मिले थे। तारा को वह घटना याद आ गई। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, आपको कैसे पता कि मैं अपनी बेटी का एडमिशन वहां पर करने आई थी? क्या आपने मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है? रुद्राक्ष ने कहा, आई एम सॉरी राजकुमारी, मेरा इरादा आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने का नहीं था, पर आपको पता है कि पॉलिटिकल करियर में हमने बहुत सारे दुश्मन बनकर रखे हैं, इसलिए जो भी लड़कियां या जो भी इंसान मुझे सस्पाइसियस लगता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना जरूरी होता है। मेरा एक 5 साल का बेटा है, मैं उसकी हिफाजत में कोई लापरवाही नहीं बरत सकता, इसलिए जरूरी है कि मेरे आसपास के सारे लोगों की जानकारी में रखो। आपकी भी एक बेटी है, ठीक उसी उम्र की। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ सकते हैं। तारा ने कहा, तो आपको मैं सस्पाइसियस लगी? रुद्राक्ष ने कहा, वह मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तारा ने कहा, मैंने तो सुना है कि मिस्टर रुद्राक्ष चौहान काफी बड़े वाले प्लेबॉय है और उसका डेमो भी मैं देख चुकी हूँ। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वह बोलता है, मानना पड़ेगा प्रिंसेस, आपको मेरी शक्ल याद नहीं है, लेकिन आपने भी मेरे ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन की है। तारा ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, आपको अब ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब सस्पाइसियस नहीं हूँ? हो सकता है कि आप तक पहुँचाने के लिए यह कोई ट्रैप हो, मेरा असली काम अभी आपको नुकसान पहुँचाना हो। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, नहीं राजकुमारी, अब आप मुझे सस्पाइसियस नहीं लगती है,
और पहली बात, अगर आपको मेरे लिए ट्रैप बिछाना होता तो आप राजवंशी परिवार में नहीं आते, और अगर उसके बाद भी आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है तो मेरे पास अच्छी खासी सुरक्षा है। तारा ने कहा, हो सकता है कि मैं राजवंशी परिवार की बेटी ना हूं तो। रुद्राक्ष ने कहा, प्रिंसेस राजवंशी परिवार को मैं बचपन से जानता हूं, उसकी ताकत भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। उन्होंने 100% यह कंफर्म कर लिया होगा कि आप उनकी बेटी हो, तभी उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वरना वह ऐसे ही किसी पर भी भरोसा नहीं करते, अपने सगे बेटों पर भी नहीं। अभी आप राजवंशी परिवार में नई है, इसलिए आपको बहुत सारी चीज पता नहीं है, पर आप धीरे धीरे सारी चीज समझ जाएंगे। रुद्राक्ष की आवाज में एक छुपी हुई वार्निंग थी, जो कि आने वाले खतरे के बारे में तारा को आगाह करने के लिए थी। तारा उसकी आवाज में जो भी वार्निंग थी उसे समझ रही थी, लेकिन उसे वार्निंग का कारण उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या राजवंशी परिवार उसका अपना परिवार है या उसके लिए एक ट्रैप? कई सारे सवाल रुद्राक्ष के सस्पाइसियस टोन ने उसके दिमाग में डाल दिए थे। रुद्राक्ष ने मजाक भरी आवाज में तारा के चेहरे के भाव पढ़ते हुए कहा, राजकुमारी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। राजवंशी परिवार के लिए आप पारसमणि के तरह है, जिसको छूकर वह पत्थर को भी सोना बना सकते हैं। वह आपको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन राजवंशी परिवार जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और जितनी ताकत आपको राजवंशी परिवार की राजकुमारी होकर मिलने वाली है, उसके बाद मुझ जैसे छोटे मोटे पॉलिटिशियन और किसी छोटी रियासत के युवराज को नुकसान पहुंचाने से नहीं मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो राजवंशी परिवार के राजकुमारी बनने के बाद आपके पास इतनी पावर है कि मुझे आपसे खतरा तो नहीं है, बल्कि खतरे में अब आप है। आपके आसपास जितने लोग दिख रहे हैं उनमें से आधे आपके दुश्मन है। ऐसा बोलते हुए रुद्राक्ष की नजर हाल में मौजूद मेहमानों की तरफ चले गई। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ताकत को खाना चाहते हैं। खैर, आप अभी परिवार में आई है तो ज्यादा चिंता मत कीजिए। रुद्राक्ष ने अपनी बात खत्म की। मिहिर, जो कि अपने किसी दोस्त के बुलाने पर उसके तरफ चला गया था, वह वापस आ गया। उसने तारा की तरफ देखकर कहा, इसने तुम्हारे साथ फिर से फ्लर्ट तो नहीं की? तारा ने नमे सर हिला दिया। उसके दिमाग में अभी रुद्राक्ष ने इतने सारे तार छेड़ दिए थे कि वह पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई थी। रुद्राक्ष ने मिहिर की तरफ देखकर कहा, मैं तुझे कोई छिछोरा लगता हूं जो हर किसी पर लाइन मारता रहूंगा? मिहिर ने कहा, दुनिया के सामने तो तू है। रुद्राक्ष ने कहा, दुनिया को दिखाने के लिए तो एक अलग इंसान बनना ही पड़ता है डार्लिंग। ऐसा बोलकर उसने अपनी नजर तारा की तरफ घुमा दी और उसके बाद कहा, क्या मैं इस खूबसूरत लड़की के साथ एक डांस कर सकता हूं? ऐसा बोलकर उसने तारा की जवाब का इंतजार किए बिना उसे डांसिंग फ्लोर पर खींच लिया और उसके कमर पर अपने हाथ को रख दिया और एक म्यूजिक की बीट पर एक डांस शुरू कर दिया। रुद्राक्ष ने कहा, मैंने जो बोला है उसमें आपके लिए बहुत सारी पहेलियां हैं, उनके ऊपर विचार जरूर करना, लेकिन राजवंशी परिवार एक ऐसा कवच जो आपको खरोच नहीं आने देगा, और आपकी पहचान को उजागर होने के बाद यह दुनिया ऐसी तलवार है जो आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। राजवंश परिवार के राजकुमारी होना खतरे से खाली नहीं है राजकुमारी। तारा, जो उसकी सस्पाइसियस बातों को सुनकर अब गुस्से में आ चुकी थी, उसने रुद्राक्ष की तरफ गुस्से से देखकर कहा, मिस्टर रुद्राक्ष, अगर आप सीधी बात नहीं कर सकते, सीधे सीधे तौर पर अपने मुंह को बंद रखा कीजिए। रुद्राक्ष ने हैरानी से कहा, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। क्योंकि? तारा, क्योंकि? रुद्राक्ष ने अपने मन में कहा, क्योंकि मेरा मन अपने बेटे की तरह आपको इस बेरहम दुनिया से बचाने का कर रहा है, क्योंकि आप उसके जैसी दिखती हैं। उसका पूरा ध्यान तारा की नीली गुस्से से भरी आंखों और गुस्से से भरे चेहरे पर चला गया, जिससे उसे उसकी याद आ गई।
उफ़, इस गुस्से को देखने के लिए वह तरस गया था। चैप्टर 86। त्रिवंश के बारे में सोचकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई और वह अभी तारा को देख रहा था कि उसे एक तेज दर्द अपने पैरों में महसूस हुआ और उसने एक झटके से अपने पैर को पीछे खींचा। असल में तारा ने गुस्से में रुद्राक्ष के जूते के ऊपर अपनी हिल मार दी थी, जिससे उसे दर्द हुआ था। तारा ने तुरंत कहा, सॉरी टू से, पर आप अच्छे डांसर नहीं हैं। रुद्रा ने तारा को एक नजर देखा, फिर वह उसे गोल घुमाता है और उसके बाद उसे खींचकर उसकी पीठ को अपने सीने से सताते हुए डांस करते हुए उसे कान में धीरे से कहता है, पर राजकुमारी बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन आपका दिल अच्छा नहीं है। जो आपकी मदद करना चाहता है, आप उसे ही नुकसान पहुंचाती है। ऐसा बोलते हुए उसने तारा के कमर के पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके बालों को उन्हेल करने लगा। उसे तारा के पास आना अच्छा लग रहा था। तारा ने उसके अजीब बिहेव को नोटिस करते हुए अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश की, पर जब उसने तारा को नहीं छोड़ा तो तारा ने अपनी कोहनी को आगे किया और जोर से उसके पेट में दे मारा। उसके इस तरह मरने की वजह से रुद्र तारा से लग हुआ और उसने अपने पेट को पकड़ लिया। तारा उसकी तरफ पलटी और बोली, मिस्टर चौहान, लास्ट टाइम मैंने जो आपको वार्निंग दी थी वह आप भूल गए हैं, मैं आपको याद दिल दूं। तारा को उसकी मर्जी के बिना टच करने वाले लोग पसंद नहीं है, और दूसरा आपकी मदद के लिए धन्यवाद, पर तारा अपने दुश्मन को अपने हिसाब से देख लेगी। तारा को किसी से डर नहीं लगता। ऐसा बोलकर तारा उसे डांसिंग फ्लोर पर छोड़कर चली गई। रुद्र अपने मन में, देन मैं क्या कर रहा था, आज तक इतनी सारी लड़कियां हैं जिन्होंने मुझ पर लाइन मारने की कोशिश की, पर मैं उनसे न अट्रैक्ट हुआ और न ही मैंने उसने साथ ऐसा कुछ किया, फिर इस बच्ची के साथ। रुद्राक्ष कहीं ठरकी इंसान की एक्टिंग करते करते तू सच में तो ठरकी नहीं बन गया। पर कुछ भी कहो, ये राजकुमारी इंटरेस्टिंग तो है। ऐसा सोचते हुए वह साइड चला गया। पार्टी खत्म हो गई थी। तारा को सारे लोगों से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तारा ने खुद की असली आइडेंटिटी जानने वाले लोगों को अपने तरह से वार्न कर दिया था कि वह उसके बारे में किसी को न बताएं। दूसरी तरफ त्रिवंश रात के 12 बजे तक पढ़ाई कर रहा था। जब रात में उसे प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए बाहर आया। वह अभी किचन में से पानी निकाल ही रहा था कि उसे गेस्ट रूम से किसी के रोने की आवाज आई। उसका दिल थक थक करने लगा। एक तो रात के 12 बजे हुए थे, ऊपर से हॉल में अंधेरा था और तारा भी घर पर भी था। उसने कई सारे हॉन्टेड मूवी में देखा था कि लोगों को ऐसा रोने की आवाज आती है, पर जब वह उस दिशा में जाते हैं तो वह भूत बनकर उनके पीछे पड़ जाता है। उसने किसी तरह अपने धड़कते दिल को मजबूत किया और उस कमरे की तरफ चले गए। कमरे के पास जाते जाते आवाज तेज होती जा रही थी। ऊपर से उसे भूतों का भी डर था, पर किसी तरह हिम्मत करके उसने दरवाजे को खोला और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल फ्लैश से सामने देखा तो बिस्तर पर ये अनंत था, जो कि दर्द के वजह से रो रहा था। त्रिवंश ने चैन की सांस ली थी, ये भूत नहीं है। वह अनंत के पास चला गया और जाकर उसने वहां पर लाइट ऑन कर दी। अनंत भी उजले के कारण जाग गया। उसने अपने सामने खड़े छोटे बच्चे को देखा जो नीली आंखों से उसे देख रहा था। अनंत ने अपने आंसू साफ किए और वह अपनी जगह पर बैठ गया। अनंत ने छोटे त्रिवंश को देखकर कहा, लिटिल डॉल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? त्रिवंश, आप रो क्यों रहे हैं? त्रिवंश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अनंत, मैं नहीं रो रहा, मैं स्ट्रांग बॉय हूँ, मैं नहीं रोता। त्रिवंश, मैंने सुना भी है और देखा भी है, अभी चुपचाप बताइए। अनंत अपने चेहरे को नीचे लटकाते हुए, वह मुझे मेरी चोटों में दर्द हो रहा था। ऐसे बोलने के साथ ही उसने अपने नीचे वाले होठ को बाहर निकाल लिया और वह किसी भी वक्त रोने को तैयार था। पर वह अपनी छोटी बहन के सामने रोना नहीं चाहता था, पर दर्द उसे बहुत ज्यादा हो रहा था।
भले ही वह एक सुपरस्टार था पर था तो एक 18 साल का बच्चा ही। वह पूरी ताकत के साथ खुद को रोने से रोक रहा था। त्रिवंश ने कहा, डॉक्टर ने आपको पेन किलर दिया? अनंत ने हाँ में सर हिला दिया। त्रिवंश, तो फिर? अनंत, वह कड़वी थी इसलिए मैंने नहीं खाया। उसकी आवाज रुआंसी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। त्रिवंश उसे देखकर मुंह बनाने लगा, इतना बड़ा होकर भी ये इंसान रो रहा है। दवा कहाँ है? अनंत ने इशारा करके दवा कहाँ रखी है उसे बता दिया। त्रिवंश ने दवा निकाली और उसे देते हुए कहा, लो खा लो, नहीं तो मैं माँ को बताऊंगी। और जब माँ को पता चलेगा कि आपने दवा नहीं खाई है तो वह आपसे गुस्सा हो जाएगी। अनंत जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को पूछते हुए, नहीं नहीं, मैं दवा खा रहा हूँ, प्लीज माँ को मत बताना। ऐसा बोलकर उसने त्रिवंश से दवा ली और खा ली। अब आप माँ को नहीं बताओगी न? मैं आपको बहुत सारे चॉकलेट्स लाकर दूंगा। त्रि ने कहा, आप बस अपना ख्याल रखो और अपनी दवा समय लेते रहो तो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मेरी माँ मुझ पर से अपना ध्यान हटाकर तुम पर लगा देगी। और मैं मेरी माँ का समय बिल्कुल नहीं बांटना चाहता। आगे की बात त्रि ने अपने मन में कही थी। वही अनंत को लग रहा था उसकी छोटी बहन को उसकी चिंता हो रही है। उसका प्यार अपनी बहन के लिए एक लेवल बढ़ गया था। उसने हाँ में सर हिलाया और मन में पक्का किया कि वह अपनी माँ और इस प्यारी बहन के लिए और मेहनत करेगा और उन्हें अच्छी जिंदगी देगा। और हाँ, वह अपनी जिंदगी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेगा क्योंकि उसको तकलीफ में देखकर अब इस दुनिया में और लोग हैं जिन्हें तकलीफ होती है। चैप्टर 87। दवा अनंत को खिलने के बाद त्रि वहां से जाने लगा। अनंत ने उसे रोका, डॉल, तुमको अगर कोई प्रॉब्लम न हो तो यही रुक जाओ, वैसे भी माँ आज वापस नहीं आने वाली है और मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। त्रिवंश ने अनंत की तरफ देखा, जो अपने दर्द से पीले चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। त्रिवंश ने एक गहरी सांस ली और उसके पास चला गया। उसे अनंत के साथ नहीं सोना था पर उसकी माँ उसे कह कर गई थी कि उनके एब्सेंस ने उन दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। और वैसे भी अगर ये और ज्यादा बीमार हो गया तो समस्या उसे ही होने वाली थी। खैर, ये बहाना वह अपने मन में खुद को दे रहा था पर असल में तो उसे भी अनंत की चिंता हो रही थी। अनंत के बारे में वह अच्छे से जानता था। जब तारा अनंत को लेकर घर आई थी तब वह उसे नहीं पहचान पाया था क्योंकि एक्टिंग के समय उनका एटीट्यूड और फेस बहुत अलग रहता था और असल में वह स्क्रीन से अलग दिखता था। वह उसका फैन था पर उसकी माँ वह इंसान थी जिसका प्यार वह बांटना नहीं चाहता था। यहाँ दूसरी तरफ राजवंशी पार्टी के खत्म होने के बाद तारा, मिहिर, विराज और माया सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने वाले थे कि उन्हें वहां पर गोली चलने की आवाज सुनाई थी। गोली की आवाज सुनकर सारे लोग अलर्ट पर आ गए। तारा की भी आंखें छोटी हो गई। क्या किसी ने इस पार्टी के तुरंत बाद उसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी? एक इंसान भागते हुए गार्डन एरिया में आ रहा था। वही जैसे ही सबने उस इंसान को देखा उनके चेहरे के भाव बदल गए। वही तारा अपने उंगली में पहने अंगूठी को ब्लेड में बदलकर उस दुश्मन पर हमला करने को तैयार थी कि वह आदमी दौड़कर तारा की तरफ जाने लगा। तारा ने अपने हाथ को पीछे किया और उस इंसान पर हमला करने वाली थी कि उससे पहले वह आदमी तारा को क्रॉस करके मिहिर के ऊपर कूद गया। रॉस, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विराज ने माया की तरफ देखकर कहा, डार्लिंग चलो हम कमरे में चलते हैं। बच्चों का मामला है, आपस में सुलझा लेंगे। उसके बाद वह तारा के पास आता है और उसके माथे पर किस करके बोलता है, आप भी आराम कर लीजिए। वह लड़का जो कि मिहिर से लड़ रहा था वह बोला, रुको, आप दोनों मुझे यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो?
आपको पता नहीं है इसने क्या किया? वही तारा किसी के नजरों में आए बिना अपने ब्लेड को सिंपल अंगूठी में कन्वर्ट कर रही थी। बाल बाल बचा था ये उसका नया भाई जिसका अभी वह मर्डर करने वाली थी। वह लड़का अपनी जगह से उठा और माया के पास गया और उसने लगभग विराज को धक्का मारते हुए अपनी मां को गले लगा लिया। ये लड़का कोई और नहीं दक्ष था, तारा और मिहिर का दूसरा भाई। माया ने उसे गले लगाते हुए कहा, दक्ष बेबी क्या हुआ? विराज गुस्से से दक्ष को देख रहा था। वही मिहिर का भी यही हाल था, पर वह वहां रुकने की जगह भागने की फिराक में था। दक्ष माया से अलग हुआ और रोती हुई शक्ल बनाकर माया की तरफ देखते हुए बोला, मोम आपको पता है मैं इतने दिनों से इंडिया आया हुआ हूँ। अपने अमेरिका के सारे शूट्स और कॉन्सर्ट्स को डिले करके सिर्फ आपसे और लिटिल डॉल से मिलने। मैं इतने दिनों से मिहिर को कॉल कर रहा हूँ कि मुझको बता दे लिटिल सीस कैसी दिखती है, कहाँ रहती है, ताकि मैं उससे मिल सकूं। पर ये इंसान मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं। और लिटिल सीस का सिर्फ फोटो के लिए इसने मुझसे 10 करोड़ रुपए ले लिया और उसके बाद भी पिक नहीं भेजी। उसके आंसू गालों से नीचे तक बह गए थे। माया का उसे देखकर दिल पिघल गया। उसका छोटा सा क्यूट सा गोरा चेहरा, कोरियन लड़के की तरह मैसी हेयर, ब्राउन आंखें, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट में वह लड़का किसी 16-17 साल के बच्चे की तरह लग रहा था। विराज और मिहिर ने एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों आंखों में इशारा किया। हो गया सत्यानाश, ये मैनिपुलेटिव इंसान अब अपनी मासूम अदाओं में सबको लपेटे में ले लेगा। इसे ही ये लड़का एक एक्टर नहीं है। माया ने गुस्से से मिहिर की तरफ देखा। मिहिर, मोम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लड़का झूठ झूठ बोल रहा है। दक्ष ने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला और माया को दे दिया। माया ने देखा ये बैंक ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट थे और कुछ चैट्स जो सीधा सीधा साबित कर रही थी कि यहाँ गलती मिहिर की है। मिहिर ने तारा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोला, प्रिंस प्रिंसेस चलो चलते हैं, बच्चे घर पर अकेले हैं। तारा सारी चीज प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी जब उसे अचानक मिहिर द्वारा खींचा गया। तारा, माया, मिहिर अपनी जगह पर रुको। मिहिर ने देखा कि माया उसे मरने के लिए उसके पास आ रही हैं। उसने तुरंत ही चिल्लाया, मोम पहले आपका गुस्सा शांत होने दो, फिर बात करते हैं। उसने तारा को प्रिंसेस स्टाइल में गोद में उठाया और वहां से भागने लगा। पायलट, प्लेन को तैयार करो जल्दी। पीछे से चिल्लाती माया, मिहिर वही रुक जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। मिहिर, सॉरी मोम, आई लव यू, पर आपकी इस दूसरी औलाद से मैं मेरी बहन को नहीं मिलने दूंगा। वह चिल्लाते हुए भाग रहा था। विराज वहीं पर खड़ा हुआ अपना सर सहला रहा था। क्या उसे अपनी बेटी को मिहिर के साथ जाने देना चाहिए या उसे रोककर इस दक्ष नामक एक्टिंग की दुकान के पास जाने देना चाहिए जो अपने भोले भाले चेहरे से सबको मोहित कर लेता है? फिर वह माया की तरफ देखता है। उसकी प्यारी पत्नी अपने छोटे छोटे पैरों से, जिसमें उसने हिल्स पहन रखी है, उससे दौड़ रही है। ये खूबसूरत पैर जमीन पर अच्छे नहीं लगते, इन्हें तो कहीं और होना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वह अपनी पत्नी को देखने लगता है। फिर मन ही मन खुद को डांटते हुए बोलता है, गंदे इंसान, अभी उस सब के बारे में मत सोच। अगर पत्नी गिर गई तो उसे चोट आ सकती है। ऐसा सोचकर वह माया के पीछे भागने लगा। बीवी रुको, तुम्हें चोट लग जाएगी। चैप्टर 88। विराज माया को गोद में उठा लेता है। माया विराज की तरफ गुस्से से देखती हैं। बीवी, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चोट लग जाएगी। वैसे भी हमारे पास उसे रोकने के और भी रास्ते हैं। विराज ने गुस्से से भरी अपनी प्यारी पत्नी को देखते हुए कहा। दक्ष भी मिहिर के पीछे भागते हुए, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
कम से कम एक बार मुझे मेरी बहन को देखने दो प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ। ये सिर्फ उसके शब्द थे, पर उसका चेहरा कुछ और कह रहा था। उसकी शक्ल गुस्से से इतनी लाल थी कि उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह इतने बुरी तरह रोते हुए विनती कर रहा है। उसकी शक्ल पर साफ साफ लिखा था, अगर मेरी बहन को दूर ले जाया गया तो मिहिर मेरे हाथ लगो और मैं तुम्हें मार डालूंगा। माया की आंखें विराज की बात सुनकर चमक गई। उसने तुरंत ही आवाज लगाई, पीटर, निल्सन, इवान, मिहिर को रोको अभी के अभी। मिहिर, जो कि अपनी हेलीकॉप्टर से 4 कदम दूर पर था और उसके पायलट ने हेलीकॉप्टर शुरू कर भी दिया था, वह जैसे ही चढ़ने वाला था वैसे ही 4 बॉडीगार्ड उसके आगे आकर रुक गए। मिहिर ने उनकी तरफ देखकर कहा, पीटर, नेल्सन, मेरे रास्ते से हटो, मुझे अभी यहां से जाना है। नेल्सन नाम के बॉडीगार्ड ने मिहिर की तरफ देखकर कहा, माफ करना प्रिंस, पर मैडम ने आपको रोकने के लिए बोला है और जब तक मैडम नहीं चाहती आप यहां से नहीं जा सकते। कृपया कर राजकुमारी को नीचे उतार दीजिए। मिहिर ने तारा को और भी कस के पकड़ लिया और नेल्सन की तरफ देखकर कहा, मैं मेरी बहन को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। तारा ने कहा, मिहिर भाई, हुआ क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मिहिर ने कहा, वह मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगा, अभी मेरे साथ कॉर्पोरेट करो और चलो यहाँ से। वह दूसरी तरफ से निकलता पर सारे बॉडीगार्ड ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। बेचारा मुंह बनाकर पीछे पलटकर देखता है, जहां पर विराज, माया और दक्ष खड़े हुए अपने हाथों को बांधे उसे ही देख रहे थे। माया आगे आई और उसने मिहिर के कानों को जोर से खींचते हुए कहा, तुमने ऐसा क्या किया कि दक्ष ऐसा कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, तुम इस तरीके से यहाँ से भाग क्यों रहे हो? मुझे सब कुछ सच जानना है। मिहिर, जो कि माया के हाथों से अपने कान को छोड़ाना चाहता था, पर उसकी गोद में अभी भी तारा थी, इसलिए वह खुद को बचा नहीं पा रहा था और सिर्फ चिल्ला सकता था, मामा, आह मामा, दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे कान छोड़िए प्लीज। वही दक्ष ने मौके का फायदा उठाया और आगे जाकर मिहिर के हाथों से तारा को छीन लिया और उसे नीचे खड़ा करते हुए गले से लगाते हुए बोलता है, भाई, आपने छोटी बहन को डरा दिया है। ऐसा बोलकर उसने तारा के चेहरे को अपने सीने में गहराई से छुपा दिया। वही दक्ष चालाकी के साथ मुस्कुराते हुए मिहिर को देख रहा था। मिहिर ने उसकी चालाकी भरी मुस्कान साफ देख ली, पर जैसे ही माया या विराज दक्ष को देख रहे थे वह अपनी आंखों में फिर से आंसू भर ले रहा था और तारा के सर को हल्के हल्के सहला रहा था। तारा तारा खुद में सोच रही थी, वह डरी हुई थी। बिल्कुल भी नहीं, वह बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी, पर वह शौक जरूर थी। उसका परिवार पूरी तरीके से पागल और अजीब था और उसके पागल परिवार ने उसे अपनी पागल हरकतों से चौंक कर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद दक्ष तारा के हाथ को पकड़े हुए सोफे पर बैठा हुआ था। वही तारा उसे देख रही थी। ये लड़का दिखने में बिल्कुल तारा की तरह था। अगर कोई इन दोनों को एक साथ देखे तो उन्हें पहचानने में देर नहीं लगेगी, पर इस लड़के की आंखें ब्राउन रंग की थी, अपने पिता की तरह। इसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि कोई भी इंसान इसके क्यूटनेस पर फिदा हुए बिना नहीं रह पाएगा, जिसका फायदा ये बहुत अच्छे से उठाना जानता था। वही मिहिर तारा के दूसरे तरफ बैठ हुआ था। सामने के सोफे पर माया को विराज ने पकड़ कर रखा था, जैसे कि कोई उसे उससे छीन ले जाएगा। माया दक्ष की तरफ देखकर, क्या हुआ, अब अच्छे से बताओ। दक्ष, मैंने आपको सारी बातें बता दी कि कैसे मिहिर ने मुझे मेरी बहन से दूर रखा। माया, वह तो ठीक है, पर मैंने तुम्हें बताया था कि तारा यहाँ आ गई है, तो तुम इतने लेट क्यों हुए, और आए तो उसके बाद अपने मिहिर पर गुस्सा क्यों किया? सच सच बताओ, क्या मीहू ने तुम्हें फिर से परेशान किया? दक्ष की बच्चों जैसे दिखने वाली आंखों में तुरंत आंसू भर गए और उसकी एक आंखों से आंसू बह निकला। माया के दिल में अपने बेटे को रोता देखकर टीस सी उठी और वह गुस्से से मिहिर की तरफ देखने लगी।
यही हाल तारा का था। भले ही वह अभी तक ठीक से दक्ष से नहीं मिली थी, फिर भी उसके हानिरहित चेहरे को देखकर उसे रोता देख उसे बुरा लग रहा था। विराज ने सर पकड़ लिया और सोचा, हो गई इसकी एक्टिंग शुरू, बस एक्शन कहने का इंतजार है। आखिर उसके पास ऐसे शातिर बच्चे कहाँ से आए। वह थोड़ा शातिर था पर इतना ज्यादा नहीं, और उसकी पत्नी माया, वह तो गाय थी, गाय इतनी मासूम, फिर ये बच्चे किस पर चले गए। वही मिहिर सोच रहा था। सच अ ग्रीन टी, ये ग्रीन टी नहीं, ग्रीन टी एक्टिंग का मास्टर है। दक्ष मोम, मैं आज यहाँ पर आ रहा था अपने एरोप्लेन से, पर मिहिर भाई ने मेरे लिए एरोप्लेन लैंड करने के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी। मुझे लिटिल सीस से मिलना था, इसलिए मैंने प्लेन से रस्सी बांधी और जंप करके नीचे उतर रहा था। इस विला के टेरेस पर भाई को पता चल गया और उन्होंने गन से शूट करके रस्सी को काट दिया। अगर मैं वापस प्लेन पर नहीं जाता तो मैं नीचे गिर जाता और मर जाता। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 89। दक्ष ने रोते हुए मिहिर की तरफ देखकर कहा, मिहिर भाई, डिड यू हेट मी दैट मच कि आप मुझे जान से मारना चाहते थे। थोड़ी देर पहले का सीन। दक्ष अपने एरोप्लेन में विला के ऊपर घूम रहा था। जब पायलट ने उसे बताया कि विला के प्लेन लैंडिंग एरिया में पहले से ही मिहिर का एरोप्लेन लैंड किया हुआ है और वहां पर और किसी एयरप्लेन को उतारने के लिए जगह नहीं बची है, मिहिर के चेहरे पर एक खुराफाती मुस्कान आ गई और उसने तुरंत ही किसी को एक मैसेज किया। उसके बाद उसने पायलट की तरफ देखकर पूछा, क्या हमारे एरोप्लेन में रस्सी है। पायलट ने कहा, इमरजेंसी के लिए है, पर आप रस्सी का क्या करेंगे। 2-3 रस्सियां है। मिहिर ने पायलट के बताई जगह से रस्सियां निकली ली और 2 रस्सियों को ऐसे अटैक करने लगा जिससे वह रस्सी वाली सीढ़ियां बना सके। उसके बाद उसने अपने प्लेन में ही रहने वाले एक एम्प्लॉय को अपना मोबाइल चालू करके रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा और कहा कि वह ऐसे रिकॉर्डिंग करें कि नीचे वाले को दिखाई ना दे कि एरोप्लेन के ऊपर क्या हो रहा है। वह सर्वेंट मान गया। दूसरी तरफ मिहिर को एक नौकर ने बताया कि कोई अपने एयरप्लेन को उनके विला के ऊपर लेकर घूम रहा है और यह शायद उनके छोटे भाई हैं। मिहिर ने सर पकड़ लिया। उसे पता था कि दक्ष इंडिया में है और यहाँ पर आने वाला इंसान वही हो सकता है, क्योंकि उसके बाकी भाई बिजी है और ज्यादातर इंडिया में नहीं है। पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष को उनके यहाँ होने के बारे में किसने बताया। मिहिर ने कुछ सोचा और अचानक से अपनी गन को लेकर टेरेस के ऊपर चला गया, जहां पर दक्ष एक रस्सी से झूलते हुए नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। वह 2 रस्सी के नॉट्स में पैरों को रखकर और अपने हाथों से उन नॉट्स को पकड़कर उन्हें सीढ़ियों की तरह प्रयोग करके नीचे उतर रहा था। तभी मिहिर वहां पर आया और उसने उन रस्सियों में से एक रस्सी पर शूट करके उसे तोड़ दिया, जो कि नीचे की तरफ लटकी हुई थी। अब दक्ष के पास नीचे पैर रखने के लिए अगली सीढ़ी नहीं थी। दक्ष ने नीचे की तरफ देख जहां पर मिहिर खड़ा था और उसके गन से अभी भी धुआं निकल रहा था। उसे देखकर दक्ष ने कहा, मिहिर भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मिहिर ने दक्ष की तरफ देखकर कहा, ओवर एक्टिंग, कल आना, आज मेरी बहन यहाँ पर है और मेरी बहन से मैं तुझे मिलने नहीं दूंगा, वरना अपनी बातों के लपेटे में और अपनी मासूमियत के जाल में तू उसे भी फंसा लेगा। दक्ष, जिसे अभी अपने हाथों में फिसलन का एहसास हो रहा था क्योंकि मिहिर ने सीढ़ियों का काम कर रही रस्सी को शूट करके तोड़ दिया था। दक्ष ने कहा, भाई, मैं स्त्री नहीं हूं, जो आप कह दोगे कि कल आना तो मैं कल आऊंगा। मिहिर ने अपने लोगों को वहां पर बुला लिया और आगे कहा, तो छोटे भाई, आज के दिन आप खुद को स्त्री समझ लो और कल आना, और अगर तुम अभी भी नीचे आए तो मेरे लोग तुम्हें पकड़कर यहीं पर बंध देंगे, अब तुम सोच लो।
दक्ष गुस्से में मिहिर को देखता है और फिर उसके गार्ड्स को। जब उसे लगा कि यहाँ वह मिहिर से नहीं जीत पाएगा तो वह वापस ऊपर गया, पर मासूम मिहिर को यह नहीं पता था कि यह सारी चीज दक्ष ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। उसके बाद दक्ष वापस से एरोप्लेन के अंदर चला गया और उस टूटी रस्सी काट कर अलग कर दिया। दक्ष ने कहा, जंगल की तरफ एयरप्लेन को ले लो। पायलट ने ऐसा ही किया। उसके बाद जंगल के एक सुनसान एरिया में, जो विला से ज्यादा दूर नहीं था, वह उस एक रस्सी के थ्रू नीचे उतर गया। उसने रस्सी में बीच बीच में नोट बांध दिए थे और उससे फिसलते हुए वह किसी हीरो की तरह नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। बिल्कुल वह अपनी मिहिर भाई को फंसाना चाहता था, और सिर्फ मिहिर भाई ही क्यों, वह अपने घर के सारे भाइयों को फंसाएगा ताकि उनकी माँ और बहन के दिल में वह हमेशा सबसे बेस्ट क्यूट मासूम भाई बनकर रह सके। वैसे भी आजकल की लड़कियों को क्यूट भाई ज्यादा पसंद रहते हैं ना। वह जंगल में उतर गया और उसके बाद उसने पायलट को वहां से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद उसने 2 थप्पड़ अपने चेहरे पर खुद ही मार दिए, जिससे उसका चेहरा एक तरफ से लाल हो गया और उसका एक गाल सूज गया। वहीं उसने थोड़ा सा खरोच के अपने होठों के कोनों से खून निकाल लिया। उसके बाद थोड़ा सा रेड लिक्विड अपनी जेब से निकलकर अपनी शर्ट पर लगा दिया। मिहिर भाई आप मासूम बहुत हो। आपको मेरे जितना स्मार्ट बनने के लिए थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत लगेगी। और इसके बाद वह पूरे स्टाइल के साथ विला तरफ जाने लगा और साथ में ही वह सीटी बजाते हुए जा रहा था। जब वह विला के पास पहुंचा तो मिहिर के गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने अपने जेब से एक स्प्रे निकाला, अपने चेहरे के मास्क को एडजस्ट किया और उस स्प्रे को सारे गार्ड्स के चेहरे पर मारते हुए धीरे धीरे विला के अंदर चला गया। वही जिन गार्ड्स के चेहरे पर स्प्रे पड़ा था वह 5 सेकंड फ्रीज हो गए। उसके बाद जमीन पर गिर पड़े, वह सब बेहोश हो गए। उसके बाद दक्ष ने अपने चेहरे पर गुस्से वाले भाव लाए और दौड़कर पार्टी हॉल में चला गया, जहां पहुंचते ही उसने मिहिर पर हमला कर दिया। प्रेजेंट टाइम। मिहिर ने कहा, मां मैंने ऐसा नहीं किया। दक्ष भाई आप जायदाद के लिए ऐसा कर रहे हो, अगर ऐसा है तो मैं इसे ही आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने को तैयार हूं। मिहिर अब स्पीचलेस हो गया। किसको इसकी प्रॉपर्टी चाहिए, पर अगले सेकंड दक्ष ने जो कहा मिहिर को ऐसा लगा किसी ने उस पर पहाड़ उठाकर फेंका हो। दक्ष मुझे पता है आपको जायदाद चाहिए, पर मेरी सिस्टर को नुकसान मत पहुंचना। मैं आपको सारी जायदाद दे दूंगा और अपनी सिस्टर को लेकर यहां से दूर चला जाऊंगा। मिहिर चिल्लाते हुए, तुम बेवकूफ लड़के, किसको तुम्हारी जायदाद चाहिए? ऐसा बोलकर उसने तारा को अपने पास खींच लिया। दक्ष पर मैंने आपके आदमियों के मुंह से सुना था कि आप लिटिल सिस्टर को एरोप्लेन से नीचे फेंकने वाले हो। सबकी नजर मिहिर पर चली गई। वही तारा मन में सोच रही थी, क्या नौटंकी लगा रखी है, मुझे नींद आ रही है, अब घर जाना है, मैं इस पागलखाने में आई ही क्यों। चैप्टर 90। माया ने कहा, क्या तुमने ये सब किया मिहिर? मिहिर, मोम ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दक्ष ने तुरंत ही अपना मोबाइल माया के आगे कर दिया। उसमें वही वीडियो चल रहा था जिसमें दक्ष प्लेन से नीचे उतर रहा था। मिहिर उस पर गोली चला रहा था। मिहिर के पास अब देने के लिए जवाब नहीं था, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि दक्ष रस्सियों के मदद से नीचे उतर रहा है और वही मिहिर अपने हाथ में गन लेके उसके ऊपर शूट करने के लिए तैयार खड़ा है। तैयार क्या खड़ा है, उसने उसकी रस्सी पर शूट भी कर दिया था। मिहिर अब माया की तरफ दिखता है, जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। वहीं सेम रिएक्शन विराज के चेहरे पर भी थे, लेकिन वह इसलिए गुस्सा नहीं था क्योंकि उसने दक्ष की रस्सी पर गोली चलाई थी, बल्कि वह इसलिए गुस्सा था इतना रिस्की काम लेने के बाद भी वह आखिर नाकामयाब कैसे हो गया, और उसने देखा कैसे नहीं कि उसे कोई मोबाइल से शूट कर रहा है।
वही जब उसने अपनी बहन के चेहरे के भाव देखना चाहे तो दक्ष ने तारा को गले से लगा लिया और बोला, मेरी प्यारी बहन, तुम मेरे साथ चलो, यह इंसान तुम्हें जान से मार देगा। तारा अपने मन ही मन में चिल्ला रही थी, मुझे बस तुम सब जाने दो वरना मैं पागलपन के दोहरे से मर जाऊंगी। पर उसके चेहरे पर अभी भी कोई भी भाव नहीं था, जैसे कि आसपास क्या हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना ना हो। माया ने विराज की तरफ देखकर कहा, विराज, आप अपने बेटे की हरकत देख रहे हैं ना, वह कैसे कर रहा है। अगर दक्ष नीचे गिर जाता तो, अगर उसे चोट लग जाती तो, या फिर मिहिर की गन से गलती से उसे पर गोली लग जाती तो क्या होता। हाँ, विराज ने माया की तरफ देखा। माया का यह हमेशा का ही था, जब जब उनके बच्चे अच्छा काम करते थे तब तब वह माया के बच्चे रहते थे, लेकिन जैसे ही अगर उन बच्चों में से किसी से भी कोई भी गलती होती थी तब वह विराज के बच्चे बन जाते थे और विराज को अपने बच्चों की वजह से डांट खानी पड़ती थी। क्योंकि वह माया से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने कहा, सॉरी बीवी, मैं अपने बच्चों को ठीक से सीखा नहीं पाया। यह मेरी गलती है, मैं इसे ठीक करूंगा। माया ने कहा, हाँ, यह आपकी ही गलती है, आपने ही इन सबको बिगाड़ कर रखा है। देखो मेरे दक्ष बच्चे को कितना चोट आई है, तुम्हें मीहू को आज सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो आज रात मेरे कमरे में मत आना। यही हाल में या टेरेस पर सोना। उसकी बात सुनकर विराज घबरा गया और बोल, नहीं नहीं, मैं इसे अभी सबक सिखाऊंगा, पर मुझे कमरे से बाहर मत निकालना। वह फिर अपने गार्ड को बुलाता है, पीटर निल्सन। वह दोनों गार्ड तुरंत आ जाते हैं। विराज बोलता है, मिहिर को पकड़ो और उसे तहखाना में लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, मैं बताऊंगा इसके साथ क्या करना है। मिहिर जो भागने के खुराक में था वह तुरंत ही सोफे पर उछल पड़ा और यहाँ वहाँ भागने लगा। चूंकि बाहर जाने का दरवाजा पहले ही बंद कर दिया गया था ताकि मिहिर भाग ना सके, इसलिए वह हाल में ही इधर उधर भाग सकता था। वही 10 से 12 गार्ड उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। वही दक्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। मिहिर चिल्लाते हुए बोलता है, मोम, आप मुझे, अपने प्यारे बेटे को इस जल्लाद के हवाले नहीं कर सकती। मॉम, मैं सच में इतना सब कुछ नहीं किया। दक्ष झूठ बोल रहा है, प्लीज माँ, मुझे इस जल्लाद के हवाले मत करिए, नहीं तो यह जल्लाद मेरी हड्डियां तोड़ देगा। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मिहिर इधर उधर भागते हुए माया को बुला रहा था। वही माया ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। वही विराज की आंखें और लाल हो गई। क्या इस बेवकूफ लड़के को मैं जल्लाद लगता हूँ? एक तो खुद गलती करता है, ऊपर से मुझे जल्लाद बोलता है। आज तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगी कि मैं इसका बाप हूँ। आखिर इतनी मुश्किल से इसे सबक सिखाने का मौका मिला है, आज बताऊंगा जल्लाद होता क्या है। किसी तरह नेल्सन और पीटर मिहिर को पकड़ते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। मिहिर चिल्लाता ही रह जाता है। वही मिहिर के वहां से जाने के बाद दक्ष अपनी डॉल से थोड़ा सा अलग होता है। उसने अभी तक अपनी बहन को ध्यान से देखा ही नहीं था, क्योंकि वह मिहिर को सबक सिखाने में जो लगा हुआ था वह अभी भी अपनी बहन का हाथ पकड़े हुए था। जैसे ही उसने तारा की चेहरे को देखा, उसके चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक आ गई और उसकी चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह ध्यान से अपनी बहन को देख रहा था। उसकी डॉल, उसकी बहन कितनी ज्यादा प्यारी थी, बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह। वह लगातार तारा के चेहरे को देख रहा था। वही तारा भी ध्यान से अपने इस भाई को देख रही थी। दक्ष देख रहा था कि तारा का चेहरा उससे और उसकी माँ से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, जो कि अभी पूरी तरीके से लाल हो गया था। वही उसकी आंखें नीले रंग की थी। उसे नीली आंखें नहीं पसंद थी, क्योंकि उसकी और उसकी माँ की आंखें ब्राउन कलर की थी। उसे अपनी ब्राउन आंखें इसलिए सबसे ज्यादा पसंद थी क्योंकि उसकी माँ की आंखें भी ब्राउन कलर की थी।
लेकिन जब उसने तारा की नीली आंखों को देखा तो वह खुद में सोचने लगा कि उसकी बहन की आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। वही तारा के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था और दक्ष की आंखों से एक आंसू निकलकर उसके चेहरे पर गिर गया। उसके चेहरे पर दुनिया जहां की चमक थी अपनी डाल को देखकर। दक्ष की धड़कन अपनी सुंदर बहन को देखकर बहुत तेजी से भाग रही थी और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वही तारा अपने मन में सोच रही थी कि उसका यह भाई इतना ज्यादा रोता क्यों है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, लेकिन उसे हल्की सी खुशी या सुकून महसूस हो रही थी। वही जब दक्ष ने अपनी बहन के बिना भाव के चेहरे को देखा तो उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे कम होने लगे। क्या उसकी बहन को वह पसंद नहीं आया? क्या वह उससे नाराज है? क्या वह उसे इसलिए नाराज है क्योंकि उसने उसे ढूंढा नहीं, वह उससे मिलने नहीं आया? क्या उसकी बहन को उसे देखकर कोई भी खुशी महसूस ही नहीं हुई या फिर उसे इतनी ज्यादा तकलीफ पहले झेलने पड़ी है कि वह अपनी भाव को ही भूल गई? उसने तारा को गले से लगा लिया और उसके कान में हल्के से कहा, आई एम सॉरी। तो क्या होगा कहानी